हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑन मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और फिर देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। तो सबसे पहले देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का वो फार्मूला होता है जो उस कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स का एक सिंपल होल नंबर रेशियो हमें प्रोवाइड करता है। तो यू कैन से द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच गिव्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझ लेते हैं कि C6H12O6 ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। अब अगर इसमें नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो देखें 6:12:6, ये तीनों एलिमेंट्स के एटम्स का रेशियो है। लेकिन क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो है? नहीं है। तो हम इसको अगर सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करें तो आपको पता है 6 से डिवाइड होता है 1, 2 और 1। तो इसका जो सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2:1 है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज C1H2O1। तो आप कह सकते हो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? दैट विल बी CH2O। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। H2O2 ये फार्मूला है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। तो इसमें हम रेशियो देखें दैट इज 2:2, इसको आप कैंसिल करके 1:1 बना सकते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा HO। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता है तो एम्पिरिकल फार्मूला की हेल्प से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके लिए एक फार्मूला है आपके पास, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला होल n। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एम्पिरिकल फार्मूला होल n। तो एम्पिरिकल फार्मूला तो आपको पता चल गया। अब ये n क्या होता है, ये n कहाँ से आएगा? तो n कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, तभी आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो मान लेते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है 180। तो हम क्या करेंगे? 180 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब ये एम्पिरिकल फार्मूला मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये कैलकुलेट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या हो जाएगा? आप जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं वैसे ही एम्पिरिकल फार्मूला मास भी कैलकुलेट करते हैं। कैसे? कार्बन का एक एटम है 12, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 दैट इज 2, और ऑक्सीजन का एक एटम है उसका मास होता है 16, तो ये हो जाएगा 30। सो दैट विल बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 30। ये मिल गया आपको 6। तो यहाँ से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा आपका दैट विल बी CH2O होल 6। आप चाहो तो 6 को सबसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा C6H2 × 6 दैट इज H12O6। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर से मिल गया। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला की हेल्प से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फाउंड टू कंटेन 54.4% कार्बन, 9.13% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन, कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया है अलग अलग एलिमेंट्स का और उसकी हेल्प से आपको एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि कैसे कंपाउंड के फॉर्मूले की हेल्प से आप परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हो अलग अलग एलिमेंट्स का। लेकिन यहाँ पे हमारे पास केस अपोजिट है। यहाँ पे हमको परसेंटेज कंपोजिशन पता है और हमको कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए
आपको परसेंटेज कंपोजिशन की ही ज़रूरत है, उसकी हेल्प से आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। उसके लिए बस आपको एक टेबल फॉर्म करनी है और आपको पता होना चाहिए कि उस टेबल में हम क्या क्या कैलकुलेट करने वाले हैं और कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। तो उस टेबल में कुछ कॉलम्स हैं। सबसे पहला कॉलम होगा एलिमेंट्स का, कि एलिमेंट हमारे पास कौन कौन होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स की लिस्ट क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो ये पहला कॉलम कंप्लीट, ये तो बहुत इजी है। दूसरा कॉलम होगा एटॉमिक मास का। तो एटॉमिक मास वैसे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बट कार्बन का हमको पता है 12, हाइड्रोजन का हमको पता है 1, ऑक्सीजन का हमको पता है 16। तो दूसरा कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा कॉलम होगा आपका परसेंटेज कंपोजिशन का। तो परसेंटेज कंपोजिशन का तीसरा कॉलम, वो भी आपको गिवन है क्वेश्चन में। कार्बन का परसेंटेज 54.4, हाइड्रोजन का भी आपको गिवन है, दैट इज 9.13। अब ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन नहीं गिवन है, तो लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पे रेस्ट इज ऑक्सीजन, मतलब 54.4% कार्बन है, 9.13% हाइड्रोजन है और बाकी ऑक्सीजन है। तो टोटल आपको पता है, टोटल तो 100% होगा। तो 100 में से हम माइनस कर देंगे किस किस का परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन का, दैट इज 54.4 प्लस 9.13, हाइड्रोजन का और कार्बन का माइनस कर देंगे 100 में से, दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस ये दोनों मिला के कितना हो जाता है, दैट इज 63.53। सो दैट इज इक्वल टू 36.47%। तो बस ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन मिल गया 36.47। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। वो होता है हमारे पास फॉर्मूला रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स का, दैट इज इक्वल टू परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो वो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, 54.4 डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाएगा 9.13 डिवाइडेड बाय 1, 36.47 डिवाइडेड बाय 16। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 4.53 अप्रॉक्सीमेटली यही आ रहा है, ये 9.13 आ जाएगा एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.28। तो आपको रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स की भी वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट आपका कॉलम जो होगा दैट विल बी सिंपल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो सिंपल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स वो क्या हो जाएगा, उसके लिए हम जो सबसे छोटा नंबर है इन तीनों में से उससे सब नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। तो दैट इज 4.53 डिवाइडेड बाय 2.28 हो जाएगा 9.13 डिवाइडेड बाय 2.28 और ये 2.28 डिवाइडेड बाय 2.28। तो ये कितना हो गया, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 आ रहा है। आप अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, जैसे 1.95 या 1.98 के आसपास आ गया तो आप उसको 2 लिख सकते हो। 1.5 आया तो आप 2 नहीं लिख सकते हो, फिर आप उसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करोगे। नाउ दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 एंड दिस इज 1। तो अगर ये सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं आया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इट इज़ ऑलरेडी सिंपल होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो है। अगर सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं आया तो हम एक और कॉलम बनाएंगे, दैट इज सिंपल होल नंबर रेशियो। लेकिन यहाँ पे हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल होल नंबर रेशियो ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज़ 2:4:1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन के 2 एटम्स हैं तो C2, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं H4 और ऑक्सीजन का 1 एटम है दैट इज़ O। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टोइकियोमेट्री। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री से हमको मिलता क्या है। स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट द रेशियो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन में मान लेते हैं हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है, नाइट्रोजन गैस है प्लस हाइड्रोजन ये भी एक गैस है और ये फॉर्म करेगी NH3 दैट इज़ अमोनिया, ये भी एक गैस है। तो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं।
तो स्टोइकियोमेट्री किस चीज़ का रेशियो देती है, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का है, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं और 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के फॉर्म हो रहे हैं इससे। तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर हम मोल के केस में लिखेंगे तो मोल के फॉर्म में भी हम उसको लिख सकते हैं। अगर 1 मोल नाइट्रोजन का लेंगे तो उसके लिए 3 गुना हाइड्रोजन लगेगा, मतलब 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और 2 मोल ऑफ अमोनिया इससे फॉर्म होगा। तो ये रेशियो हो गया। तो स्टोइकियोमेट्री से हमको यही पता चलता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है किसी गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि अगर मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन है तो मैं 2 मोल अमोनिया फॉर्म कर सकता हूँ, या मेरे पास 2 मोल नाइट्रोजन है तो मैं 4 मोल अमोनिया फॉर्म कर सकता हूँ। या उल्टा भी हो सकता है कि अगर 10 मोल अमोनिया फॉर्म हुआ होगा तो कितना मोल नाइट्रोजन कंज्यूम किया होगा, तो नाइट्रोजन हाफ है अमोनिया के, तो वो हो जाएगा 5 मोल। तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो हो गया। अब अगर मास का रेशियो है तो मास का रेशियो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, क्योंकि आपको पता है 1 मोल नाइट्रोजन का जो मास होता है, 1 मोल के मास को हम बोलते हैं मोलर मास। तो 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, दैट इज 28। उसी तरीके से 1 मोल हाइड्रोजन का होता है 2, तो 3 मोल का कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 28 ग्राम, ये हो जाएगा 6 ग्राम। और यहाँ पे 2 मोल अमोनिया है तो 1 मोल अमोनिया का कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 + 3 दैट इज 17, लेकिन 2 मोल है तो 34 ग्राम। तो यहाँ पे आपको एक और रेशियो पता चल गया, क्या, रेशियो ऑफ मास। यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि अगर हम 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाएंगे तो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया मेरे को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मेरे को सिर्फ एक क्वांटिटी पता है, मतलब अगर केवल मुझे ये पता है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन मेरे पास है, तो मुझे पता है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए मुझे कितना हाइड्रोजन चाहिए, वो चाहिए 6 ग्राम। और मुझे ये भी पता है कि अमोनिया कितना फॉर्म होगा, वो होगा 34 ग्राम। तो मुझे सिर्फ एक क्वांटिटी की ज़रूरत है, बाकी सारी की सारी क्वांटिटीज़ आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो यही फ़ायदा होता है केमिकल इक्वेशन और स्टोइकियोमेट्री का, कि आप सिर्फ एक क्वांटिटी से बाकी की सारी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको पता है कि अगर 28 ग्राम है तो इधर 6 ग्राम लगेगा और इधर 34 ग्राम फॉर्म होगा। अब 28 से डबल कर दिया, ये 56 ग्राम है तो ये भी डबल हो जाएगा, ये 12 ग्राम हो जाएगा, और ये 34 × 2 ये 68 ग्राम हो जाएगा। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उल्टा भी आप कर सकते हो कि अगर हमारे पास 1 ग्राम अमोनिया फॉर्म हो रहा है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई नाइट्रोजन कितना लगा होगा, तो आपको पता है 34 ग्राम के लिए 28 ग्राम नाइट्रोजन लगता है, तो 1 ग्राम अमोनिया के लिए कितना लगेगा, 28/34। कैलकुलेशन हो गई बहुत ईजिली। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम कैसे यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे, और ये रिलेशनशिप आपको इजीली पता चल जाएगी। अब आपको एक और चीज़ पता है यहाँ पे कि गैली-लुसाक लॉ भी यूज़ करते हैं हम लोग, कि 1, 3 और 2, क्योंकि सब गैसेस हैं तो ये केवल गैसेस के लिए ही यूज़ करेंगे हम, कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम्स के बीच की रिलेशन। तो 1 मोल का वॉल्यूम आप या ऐसे लिख सकते हो कि 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम फॉर्म करेंगे इसके 2 वॉल्यूम, या फिर मोलर वॉल्यूम भी आपको पता है कि 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ 22.4 लीटर। इसका 3 मोल का जो वॉल्यूम हो जाएगा, 3 मोल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 3 × 22.4 लीटर। आपको पता है 1 मोल का वॉल्यूम जो मोलर वॉल्यूम जिसको आप कहते हो दैट इज़ 22.4 लीटर। तो 3 मोल का क्या हो जाएगा, 3 × 22.4 आप कैलकुलेट कर लीजिए। और यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम होगा दैट इज़ 2 मोल का, तो 2 × 22.4 दैट इज़ 44.8 लीटर। ये कितना हो जाएगा, 67.2 लीटर। तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 67.2 लीटर। तो इसका 22.4 लीटर किसका, नाइट्रोजन का, रिएक्ट करेगा किसके साथ, 67.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और फॉर्म करेगा 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, ये टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है, अगर ये वॉल्यूम है तो ये होता है आपको पता है STP पे, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम रहना चाहिए। तो रेशियो ये हो जाएगा 1:3:2 या फिर ये। तो अब आपको पता है कि ये 22.4 लीटर से इतना लीटर होता है, लेकिन ये रिलेशन केवल इतना ही नहीं है। ये रिलेशन 22.4 लीटर से, आपको पता है 22.4 लीटर मतलब 28 ग्राम, तो 28 ग्राम से इतना ग्राम होता है। तो आप ये भी डायरेक्ट बोल सकते हो कि 22.4 लीटर से ये फॉर्म होता है, या 22.4 लीटर से ये फॉर्म होता है, या 22.4 लीटर से 2 मोल अमोनिया फॉर्म होता है। तो आप इतनी सारी कैलकुलेशन, मतलब वॉल्यूम की रिलेशन विद किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स, मास एंड वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हो, या उल्टा ये भी कर सकते हो, मास की रिलेशन विद नंबर ऑफ मोल्स, मास एंड वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स की रिलेशन विद मास, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 28 ग्राम से 2 मोल अमोनिया फॉर्म होता है, या आप ये भी बोल सकते हो 28 ग्राम से 34 ग्राम अमोनिया फॉर्म होता है, या 28 ग्राम नाइट्रोजन से 44.8 लीटर ऑफ
अमोनिया फॉर्म होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि 28 ग्राम से 44.8 लीटर हो तो आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि 1 ग्राम नाइट्रोजन से कितना लीटर अमोनिया फॉर्म होगा तो आपको पता है 28 ग्राम से 44.8 लीटर फॉर्म होता है। तो 1 ग्राम से कितना होगा 44.8 बाई 28 लीटर। बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिटरी मेथड समझ में आना चाहिए। या उसी तरीके से आपको क्वेश्चन उल्टा भी पूछा गया है कि हमारे पास 20 ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर्म हुआ है तो उसके लिए नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना लगा होगा एट एसटीपी। तो आपको पता है 22.4 लीटर से फॉर्म होता है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो आपको बोला गया 20 ग्राम अमोनिया फॉर्म हुआ है, तो 34 ग्राम अगर अमोनिया फॉर्म हुआ है तो 1 ग्राम अमोनिया फॉर्म करने के लिए कितना लीटर लगेगा, दैट इज 22.4 डिवाइडेड बाई 34, और 20 के लिए 22.4 डिवाइडेड बाई 34 इंटू 20। तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड ध्यान में रखना है और आप यूनिटरी मेथड की हेल्प से बहुत इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर ये केस है, वॉल्यूम का केस है, तो वॉल्यूम का केस केवल और केवल गैसेस के लिए वैलिड है। अगर इनमें से कोई भी सॉलिड होता, अगर मान लेते हैं सॉलिड या लिक्विड होता, तो उसके लिए केस वैलिड नहीं होता, बाकियों के लिए हो जाता। जो गैसेस होंगे उनके लिए वैलिड होगा, जो गैसेस नहीं होंगे उनके लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये लॉ केवल गैसेस के लिए है। और जो ये वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम, ये भी गैसेस का ही होता है एट एसटीपी। तो होप कि आपको इस वीडियो के टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।